हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, टेट हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अधिगम से जुड़ी हुई बात होती है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिगम नियोग्यता यानी अधिगम की कठिनाइयों से पूछा जाता है। आज हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो करेंगे। ये जो भी लास्ट के जो एमसीक्यूज होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अधिगम नियोग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी सीखने की कठिनाइयाँ, अधिगम की कठिनाइयाँ। तो इसका पहले जान लेते हैं अर्थ यानी तात्पर्य क्या होता है। देखिए, सीखने की क्षमता जो आपके अंदर है उसका अभाव है, यानी आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वही होता है अधिगम नियोग्यता। अगला पॉइंट या कह सकते हैं या अधिगम योग्यता की कमी, यानी आपके अंदर सीखने की क्षमता का अभाव है, तो यही होता है अधिगम नियोग्यता। जैसे आप जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, गणना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यही होता है चीज़ों को सीख ना पाना। वही होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटी, या कह सकते हैं सीखने में कमी या अधिगम की कठिनाइयाँ। देखिए, अधिगम अक्षमता के लिए मॉर्गन ने दृष्टिहीनता शब्द का प्रयोग किया। ब्रिक ने पर मस्तिष्कीय प्रभुत्व का शिक्षण पर प्रभाव। सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। जॉनसन एवं माइकल ने अधिगम अक्षमता के लिए स्नायु संबंधी विकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मॉर्गन ने अधिगम अक्षमता के लिए दृष्टिहीनता शब्द का प्रयोग 1896 में यानी 1896 में किया था। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। ब्रिक ने 1957 में अधिगम अक्षमता के लिए पर मस्तिष्कीय प्रभुत्व का शिक्षण पर प्रभाव ये शब्द प्रयोग किया। सैमुअल क्रिक ने 1962 में अधिगम अक्षमता के लिए अधिगम अक्षमता शब्द का या अधिगम की कठिनाइयों के लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया। माइकल एवं जॉनसन ने 1967 में स्नायु संबंधी विकार शब्द का प्रयोग किया था। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता का प्रयोग किसने किया था, किसके लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम की कठिनाइयों के लिए अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था। अगला पॉइंट है अधिगम अक्षमता चर अवस्था है। अधिगम अक्षमता जो है ये चर अवस्था है। चर अवस्था क्यों है? जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ समय के आप कुछ समय के बाद आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, गणना कर लेंगे। तो मतलब जो है कुछ ऐसी अक्षमताएं होती हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी वजह से अधिगम जो अक्षमता है ये चर अवस्था में होती है। ठीक है, आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे मेन बात जो है ये पढ़ना है हमें, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, ये होता क्या है, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनको याद करने की ट्रिकें क्या हैं। जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी समस्या। पठन संबंधी समस्या, ठीक है, समस्या यानी आपके अंदर जो है पढ़ने की अयोग्यता है, आप किसी चीज़ को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे 12 को आप 21 पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर को आप क्या पढ़ेंगे, अनक्लियर पढ़ रहे हैं, अनक्लियर पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर जो है पढ़ने की जो क्षमता है वो है नहीं। ठीक है, तो ये होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पठन अयोग्यता से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर लिखा है पठन संबंधी समस्या। इसको कैसे याद करेंगे, एक लक्ष्य जो है साबुन आता है,
अगर आप उसको लगा करके जो है नहा लें, ठीक है, तो आपकी जो पठन संबंधी समस्या है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही लक्ष्य आए तो आप समझ जाइए कि हमें जो है लक्ष्य लगाना है और हमारी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो एकदम बढ़ जाएगी। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या आ रहा है, ग्राफ। आपने देखा होगा जब आप हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, इंटर में पढ़ते होंगे, तो आपको ग्राफ बनाने को दिया जाता होगा। देखिए ग्राफ होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे खाने होते हैं, उसी पर जो है हमें क्या खींचना होता था, लाइनें खींचनी होती थी। तो हमें ग्राफ बनाना होता था। ग्राफ में क्या होता है, लिखना होता है। देखिए अभी लिखना होता है ग्राफ में। और डिस्ग्राफिया का अर्थ होता है लेखन संबंधी समस्या। लेखन संबंधी समस्या। तो जैसे ही आता है डिस्ग्राफिया, यानी ग्राफ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे ही आए एग्जाम में, डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है, लेखन से, लेखन अयोग्यता से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही लक्ष्य आएगा, तो लक्ष्य जब हम साबुन लगाएंगे तो हमारी पठन अयोग्यता दूर हो जाएगी। उसके बाद हमारा ग्राफिया, अगर ग्राफ आएगा तो मतलब लिखना है हमें, तो लेखन संबंधी अयोग्यता या लेखन संबंधी समस्या। अगला पॉइंट है डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ है। भाई कैलकुलेटर में कैलकू आता है, तो कैलकू मतलब कैलकुलिया मतलब गणना संबंधी समस्या। गणना संबंधी समस्या। तो जहाँ पर कैलकू आए समझ जाइए हमें गणना करना है। तो जैसे ही आता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से कलेक्ट करके आप, कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, तो वो गणना ही से तो जुड़ा हुआ है। तो डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों आप रट लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर आता है डिस्प्रैक्सिया का। डिस्प्रैक्सिया होता है गतिक कौशल संबंधी समस्या। गतिक कौशल जैसे खेलना कूदना, नाचना, दौड़ना, कलाई को मोड़ना, इन सारी चीज़ों में अगर कमी होती है, मतलब कोई भी एक कमी होती है, जैसे आप हाथ नहीं चला पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, कूद नहीं पा रहे हैं, तो इन गतिक कौशलों में जब कमी होती है वही होता है डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पर होगा डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या। गतिक कौशल संबंधी समस्या। एग्ज़ाम में सीधा पूछा जा सकता है कि डिस्प्रैक्सिया होता क्या है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला है डिस्मॉर्फिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिस्मॉर्फिया स्वयं को ज़्यादा सुंदर ताकतवर, ठीक है समझना, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना, ये क्या होता है, ये होता है डिस्मॉर्फिया, यानी हम ही सब कुछ है। डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिया में मोर आ रहा है, मोर मतलब ज़्यादा, यानी स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना डिस्मॉर्फिया कहलाता है। जैसे ही मोर आए, मोर मतलब क्या होता है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे ज़्यादा, तो ये होता है डिस्मॉर्फिया। अगला है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है गंभीर तनाव की अवस्था। क्या होता है ये, डिस्थीमिया होता है गंभीर तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं, डिस्थीमिया, मियाँ यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही मान लीजिए मियाँ जी जो है अपनी बीवी से लड़ लेंगे, तो वहाँ पर जो है गंभीर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया होता है कम आयु में वृद्ध दिखना। ये क्या होता है, कम आयु में वृद्ध दिखना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम एज में ही जो है बूढ़े से दिखने लगते हैं, उनके बाल गिर जाते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो कम आयु में वृद्ध दिखना, ये होता है प्रोजेरिया। इसको कैसे याद रखेंगे, प्रोजेरिया मतलब जर, जर मतलब जल जाना, जर मतलब जल जाना। जैसे ही मान लीजिए अगर आप जल जाएंगे तो आपकी जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, तो जैसे ही आता है प्रोजेरिया यानी जल जाना, अगर हम जल जाएंगे तो वृद्ध दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है अफेजिया।
अफेजिया होता है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, या मौखिक जो है आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपका भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या अफेजिया। इसमें आप मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, यानी समझ नहीं पाएंगे और खुद जो है व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है उसमें मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत तो जैसे आप आवाज़ निकाल लेंगे, बोल लेंगे, लेकिन जो डिस्फेजिया होता है उसमें पूर्ण रूप से आप जो है ना ही कोई भी चीज़ बोल पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे, ना ही चीज़ें समझ पाएंगे। तो अफेजिया जो होता है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या होती है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। डिमेंशिया, अगला हमारा डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। डिमेंशिया क्या होता है? तर्क ना कर पाना, तर्क ना कर पाना, ठीक है। स्मरण शक्ति कमज़ोर, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। अगला हमारा बुलीमिया। देखिए डिमेंशिया जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए। वैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। पहला हमारा डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, और अफेजिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको रट लेना है। बुलीमिया तो बहुत ही आसान होता है। बुलीमिया में आता है बुल, बुल मतलब होता है बैल। तो यहाँ पर होता है बुलीमिया का अर्थ होता है भोजन ग्रहण संबंधी समस्या। भोजन जो है आप कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा खाने लगे, आपको महसूस ही नहीं हो रहा कितना खाना है। तो जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो जैसे आप देखते होंगे जो बैल है वो कितना ज़्यादा खाता है, तो इसी से जोड़ लीजिएगा बुल मिया, यानी भोजन अधिक ग्रहण करने की समस्या। तो उम्मीद है थ्योरी का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उन प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछले पेपर्स में आए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसे भी शुरू करते हैं और बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सोचा थोड़ा आपसे बात कर ली जाए वीडियो शुरू होने से पहले, मतलब एमसीक्यू शुरू करने से पहले। देखिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम को ये मान लें कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है, तो आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं अगला एग्ज़ाम अगले में हो जाएगा, तो आपकी एज जो है वो तो निकल ही रही है। तो हर एग्ज़ाम को आखिरी एग्ज़ाम मान करके पढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी सफल होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS PCS कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा मोटा कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का, अगर आप मान के चलते हैं कि मेरे जीवन का ये अंतिम एग्ज़ाम है, अंतिम परीक्षा है, तो आप उसमें ज़रूर पास होंगे। तो शुरू करते हैं अपना MCQs का सेक्शन। तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है MCQs फॉर यू बेस्ड ऑन PYQs, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। 2024 से लेकर के जितने भी अभी तक सीटेट के पेपर हुए हैं और जो बेहतरीन प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, वो आपके लिए यहाँ पर है। लिखा है डिस्ग्राफिया क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर ग्राफ आए तो मतलब लिखने से जुड़ा हुआ है, तो सीधे पढ़िए। लिखा है एक भाषण विकार है। भाषण विकार हो ही नहीं सकता, मतलब ये पहले ही गलत। यहाँ पर लिखा है हकलाना, उच्चारण में त्रुटियाँ, यानी बोलने से ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। एक गतियुक्त विकास जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, ये भी नहीं होगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है? ये लिखने से जुड़ा हुआ है, और लिखने से जुड़ा हुआ है अर्थात ये डिस्ग्राफिया होगा। बाकी हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डिस्ग्राफिया सी वाला ऑप्शन। अगला है डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होता है। डिसलेक्सिया, जब हम लक्ष्य लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमारी पढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भैया पढ़ने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक, लिखना नहीं होगा। बहुत विकसित शब्दावली, ये भी नहीं होगा। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझ लेना, आसानी से भैया नहीं समझ पाएंगे,
ठीक है, यहाँ पर होगा पढ़ने के लिए अनिच्छुक, यानी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। डिसलेक्सिया पठन संबंधी अयोग्यता। तीसरा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बना करके पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर जो है निगेटिविटी जो होगी जिस ऑप्शन में, वही नहीं होगा, वही मतलब ऑप्शन आपका सही हो। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिल संरचनाएं तो कभी भी प्रयोग नहीं करनी है, इसी वजह से डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन अयोग्यता, पठन अयोग्यता के बारे में आपको बताना है। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये भी नहीं होगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार करना, न्यून अवधान प्रक्रिया, ये दोनों नहीं होंगे। पठन वैफल्य है यानी पढ़ने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बी होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता जो है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो मैंने आपको बताया था अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था होती है, क्योंकि पढ़ने की जो डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है, उसे हम दूर कर सकते हैं, लिखने को उसको भी जो है सुधार सकते हैं। तो इसी वजह से अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था डिस्ग्राफिया लेखन से, डिसलेक्सिया किससे है? डिसलेक्सिया किससे है? पठन अयोग्यता से। डिस्कैल्कुलिया आपका गणना संबंधी योग्यता से, और डिस्प्रैक्सिया होता है आपका गतिक कौशल संबंधी नियोग्यता। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, भाषा को पढ़ने में और समझने में, पढ़ना है तो हमें लक्ष्य लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो जहाँ पर लक्ष्य होगा वही सही होगा, काहे इतना टाइम वेस्ट करें। डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना संबंधी समस्या, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना नहीं होगा, अपमानजनक व्यवहार ये भी नहीं होगा, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि ये भी नहीं होगा, बी को डी और सा को वाज और 21 को भारा पढ़ना यही होगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरी का सेक्शन और एमसीक्यूज का सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अधिगम नियोग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। हर बार की तरीके से उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।